1500 किलोमीटर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपको टोयोटा लेजेंडर का। ऑलरेडी अभी मैं इसको चला चुका हूँ काफ़ी, बट अभी और जो है 150 किलोमीटर का सफ़र मेरा बाकी रहता है। अभी ओवरऑल गाड़ी कैसी है, 2026 में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, 55-60 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे तब ये टॉप मॉडल 4x4 लेजेंडर आएगा, वो भी नियो ड्राइव यानी कि हाइब्रिड सिस्टम के साथ में। अब सबसे पहले हाइब्रिड सिस्टम वर्क कैसे करता है, क्या चीज़ें हैं। देखो, एक मिल्ड हाइब्रिड छोटी सी बैटरी है, वो थर्ड रो में जो है वो प्लेस करी गई है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से उसको प्लेस करा गया है। इस बैग को हटाते हैं। यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ की तरफ जो है वो एक बैटरी लगी हुई है, मतलब एक छोटी सी बैटरी जो है वो उसको इन दोनों सीट्स के बीच में जो है वो लगा दी है। तो उससे कई बार मतलब ऐसा भी लगता है कि यार पैर रखने की जो जगह थी वो ख़त्म हो गई। इस सीट्स को चाहें तो आप ऊपर भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे नीचे रखी हुई है बिकॉज ये इसी के ऊपर हैंग होती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जोर आता है। मतलब लाइक ऑफकोर्स टांग तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लगेज पड़ा है तो, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि लाइक ऐसे आराम से रहे। और फोल्ड करके मैंने अपने 2 बैग रख दिए यहाँ पे, है ना। और टायर इन्फ्लेटर में कैरी कर रहा हूँ, बट यहाँ पर आपको मिलता भी है, नीचे स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। ओके। और बाकी ओवरऑल सभी चीज़ें जो है वो लाइक ऐसे पीछे एमिनिटीज़ में आपको मिल जाती है कि जैसे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, फिर उसके बाद में यहाँ पर विंडो काफ़ी बड़ी है, और इधर भी जो है वो आपके पास में लाइक थोड़ा सा स्पेस है, और ऊपर हैंडल बार है, एसी वेंट है, और यहाँ पर लैंप भी है। ठीक है, सीट बेल्ट वगैरह सब चीज़ें हैं। करते हैं क्लोज, पीछे स्पीकर भी है। अब सबसे पहले मेरे को जो चीज़ इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगती है वो इस गाड़ी का इंजन। लाइक 2.8 लीटर का इंजन है, क्या रॉर है, क्या साउंड है यार, बहुत स्मूथ। जापानीज ब्रांड्स मतलब जो इंजन बनाते हैं ना, नेक्स्ट लेवल। बहुत इतना स्मूथ इंजन, इतना रिफाइन है ना, ये मज़ा ही आ जाता है। और फिर दूसरा इसकी रोड प्रेजेंस, मतलब जो लुक्स आज इसके हैं इतने सालों बाद भी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव कोई भी मार्केट में नहीं है। मतलब चलो ठीक है, एमजी की मजिस्टर नहीं आ गई, ये सब चीज़ें हैं, बट फिर भी आज भी जो गाड़ी इस ये जो दिखती है ना यार, मतलब लाइक ये जो आईज़ हैं इसकी और ओवरऑल जो लुक्स है, नेक्स्ट लेवल है। तो मेरे को ये चीज़ जो है वो इसकी पर्टिकुलर बहुत अच्छी लगती है कि ओवरऑल जो लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब चलते हैं अंदर और मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ हर एक चीज़। ऊपर बैठने में ऐसा लगता है ना, मतलब आप ऐसे घोड़े के ऊपर चढ़ रहे हो, इतनी बढ़िया वाइब आती है, इतनी हाइटेड जो है वो गाड़ी फील होती है। ओवरऑल जो इंटीरियर है वो बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पर कोई ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं है। और जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लगेगी मेरे को अच्छी लगी, इसलिए शायद लग सकती है आपको भी, क्योंकि स्विचेस यहाँ पर बहुत सारे हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये सारे स्विचेस वगैरह। पावर विंडोज़ वगैरह के कंट्रोल्स हैं, लॉक बटन है, यहाँ से आप मिरर जो है फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, आपको मतलब इससे ही करना पड़ेगा। स्टार्ट स्टॉप बटन इधर, फिर आपके पास में नीचे और टेल गेट वगैरह के बटन हैं, पार्किंग चाइम ऑन ऑफ करनी है, क्रूज़ कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर। यहाँ मल्टीपल स्विचेस हैं, इधर जो है एमआईडी को कंट्रोल करने के स्विचेस हैं। फिर यहाँ पर एक आपका ये फिजिकल स्विच जो है वो आपको और मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ अगर आप देखोगे तो स्क्रीन के आसपास में बहुत सारे स्विच है। तो ये चीज़ें मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़ मतलब लाइक बहुत ऐसे सही रॉ फील होती है। तो ये काफ़ी बढ़िया कनेक्शन जो है फील होता है कि हर चीज़ आप मतलब ऐसे टच स्क्रीन पे, मतलब वो नहीं है आपका आप ऐसे टच कर करके जो है वो हर एक चीज़ को फील करके जो है वो कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर देखो कूल्ड ग्लो बॉक्स है, मेरे मैंगो जो है वो ठंडे हो रहे हैं वहाँ पर। एंड नीचे आपके पास में एक और ग्लो बॉक्स आपको मिलता है। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ नहीं है, यहाँ पर आपके पास में हार्ड टच प्लास्टिक है, बट यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल है। और ये जो है वो थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल है। डूल टोन में इंटीरियर जो है वो आपको पर्टिकुलर लेजेंडर में देखने मिलेगा। यहाँ पे स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे 2 डमी बटन है, ऑटो ऑन ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, 4x4 का जो है वो मोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। दैट्स इट। बाकी और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर आ गई है, जैसे सबसे पहले तो मोड सिलेक्टर मैं आपको बताता हूँ, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको, ये 3 मोड यहाँ पर हो गए। तो अभी मैंने H4 में डाला, अब आपके पास में और ऑप्शन जो हैं वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो अभी तो ये आ रहा है, अभी ये MTS ऑन करा, ऑटो, डर्ट, सैंड, मड, डीप स्नो, ये सारे मोड जो है वो मल्टी टेरेन सेलेक्ट मोड जो है वो MTS से ऑन हो जाते हैं। ये MTS है और इसको मैं जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका वापस से H2, H4 और 4 लो। वायरलेस चार्जर आपको मिलता है, वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मेरे को चलाना पड़ रहा है। एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो है वो आपका टाइप A पोर्ट मिलती है, ये चीज़ बड़ी वियर्ड लगती है, ठीक है। फिर आपको मैंने बाकी सारी चीज़ें तो बता ही दी है। ऑटो डिमिंग IR VM है, चश्मा होल्डर जो है वो प्रॉपर यहाँ पर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, ये देख सकते हो। इधर भी आपके पास में लाइक कार्ड होल्डर है, और यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है। दैट्स इट। AC वगैरह जो है वो बहुत बढ़िया है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC ये तगड़ा चिल्ड कर देता है। मतलब एक तो 2800 सीसी इंजन है ना, तो इंजन इतना बड़ा है कि उसको AC को मतलब कोई मतलब चलाने के लिए लोड पड़ता ही नहीं है, स्ट्रेस नहीं आता। इतनी बड़ी गाड़ी वो बहुत आराम से चलाता है। पीछे स्पेस बहुत बढ़िया है, चलो एक बार बता दिया जाए वो भी।
ये देखो, अपनी फैमिली के साथ में भी घुमा हूँ इस गाड़ी में और सब लोग बहुत कंफर्टेबल जो है वो यहाँ पर बैठते हैं, मतलब बड़े आराम से यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को यहाँ पे। और इधर देखो 2 टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ आगे मिल जाती है, फ़ोन रखने की थोड़ी सी स्पेस। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ और भी जो है वो कुछ दिया जा सकता था। और आर्मरेस्ट जो है वो ज़रूर आपको यहाँ पे मिलता है, इसको निकालना अपने आप में बड़ा टफ टास्क है। ये देखो, और इसमें ये आपके 2 कप होल्डर है। सीट ये जो आपके हेडरेस्ट है ये तीनों ही एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में। ऊपर आपके पास में क्लाइमेट कंट्रोल है, आपका पीछे आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहीं से आपको लाइक ऊपर जो भी कम ज़्यादा करना है, ऑफ़ करना है, ऑटो पे रखना है, वो आप यहाँ से जो है वो करेंगे। और पीछे की भी वेंट्स की स्पीड जो है वो यहीं से कंट्रोल होती रहती है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें अच्छी है, बट द थिंग इसकी यहाँ पर आपके पास में जो है वो बिल्कुल वो सनरूफ वगैरह वो यहाँ पे आपके पास में सन कर्टन नहीं है, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। सीट्स अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट गाड़ी का मूवमेंट जो है वो आपको हर एक सीट पे फील होता है। अब चलते हैं, चला के मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि ओवरऑल गाड़ी है कैसी, फील कैसी है। देखो पहले प्रॉपर 7 लोग आराम से बैठ पाते थे, बट अब सीन ये हो रहा है कि गाड़ी जो है वो है तो 7 सीटर, बट पीछे जो बैटरी लगा दी ना उससे स्पेस थोड़ी सी कम हो गई है। तो पीछे मतलब वो ऐसे पैर रख के जो जिस हिसाब से अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं ना, उतना कंफर्टेबल जो है वो अब नहीं बैठ पाते हैं। तो अब ये है कि 5 सीटर प्लस 2 पीछे अगर बच्चे हैं तो उस हिसाब से इसको 7 सीटर बना के आप चला लो। पहले एडल्ट भी जो है वो बैठ पाते थे, और लगेज तो अभी भी रख सकते हैं, लगेज पहले भी रख सकते हैं। तो बैटरी लगाना सीन गलत हो गया। और दूसरा ये हो गया कि यहाँ से जो है वो आपका सीट वेंटिलेशन फंक्शन जो है वो रिमूव कर दिया है। अब ये सीट वेंटिलेशन फंक्शन तो लाइक मस्ट है कि ये तो होना ही चाहिए। तो नियो ड्राइव जो है वो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको छोड़ के दूसरा जो टॉप मॉडल आपका नॉर्मल वाला है वो आप ऑप्ट करो, उसके अंदर आपको सीट वेंटिलेशन तो मिलेगा एटलीस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप चलते हैं और चला के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाकी ओवरऑल फील कैसी है इस गाड़ी की, वाइब कैसी है। तो चलते हैं, इंडिकेटर ऑफ, डी में डालते हैं, चश्मा पहनना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये बैटरी का जो है वो भी बताता है कि लाइक बैटरी कितनी चार्ज है आपकी, ठीक है। मैंने सिर्फ अपना पैर हटाया है ब्रेक पे से और एक्सीलेटर पे पैर नहीं है, और गाड़ी जो है वो लगभग 1 सेकेंड 10 की स्पीड के आसपास जो है वो क्रॉल करती है। क्या आवाज़ है यार इस इंजन की, ये चीज़ पसंद है मेरे को। मतलब जो इंजन रॉ और जो साउंड और जो मतलब ऐसे दहाड़ है इस इंजन की। लोग इसकी इंजन की साउंड से जो है वो हट जाते हैं, साइड दे देते हैं सिटी में अगर आप चला रहे हो तो मोस्टली। कितना तगड़ा इंजन साउंड करता है इसका, बहुत बड़ा इंजन है और बहुत सॉर्टेड है। और इतना बड़ा इंजन है, बढ़िया 200 PS की पावर निकाल रहा है, 500 Nm का टॉर्क निकाल रहा है, और तब भी एकदम स्मूथ रिफाइन, कोई ऐसे वाइब्रेशन, कोई ऐसी हार्शनेस वगैरह फील नहीं होती है। और डीजल इंजन की जो रॉर होनी चाहिए ना वो एकदम प्रॉपर यहाँ पर मिलती है। हल्की फुल्की कभी कभी जो है वो आपको विस्लिंग सुनाई दे सकती है टर्बो की, बट मोस्टली जो है वो ये डीजल इंजन वाली फील जो है वो आपको इसके अंदर जो आती है। मतलब लोगों को एडिक्शन ही फॉर्च्यूनर से इसलिए होता है कि एक तो जिस हिसाब से आप इसके ऊपर बैठते हो और जिस हिसाब से कमांडिंग पोजीशन मिलती है, जो इसकी शेप है, जो साइज़ है, जो लुक्स है, और फिर इसका इंजन। मतलब लोग फीचर से भी कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए कर रहे हैं। लोग 10 लाख वाली की गाड़ियों में भी इतने सारे फीचर्स डिमांड कर लेते हैं, बट यहाँ नहीं दे रहे हैं, तब भी ले रहे हैं। रीज़न ही इसका इंजन है। इसका सबसे बेस्ट पार्ट इसका इंजन है कि इसका इंजन बहुत सॉर्टेड फील होता है। बस इसके गियरबॉक्स को थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है, इसको पैर किया गया है। होता गया है कि ये थोड़ा सा आवाज़ जो है वो ज़्यादा करवा देता है कई बार, तो वैसे वो करता है। तो लाइक ऐसे आप ठीक है, आप अगर ऐसे मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ आपने एक्सेलरेट वगैरह करा है सब चीज़ें, तब तो ठीक है। बट ऐसे समटाइम ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, अब ये क्यों नहीं लाइक ऐसे अपशिफ्ट कर रहा है, क्यों मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी इतना हमको ऐसे ज़रूरत नहीं है इस गियर की, दूसरे गियर में शिफ्ट कर दे। तो वो कई बार जो है वो गियर सिंक जो है वो और अच्छी तरीके से हो सकते हैं, गियर बॉक्स को और अच्छी तरीके से ट्यून किया जा सकता है। बट नो डाउट सही है, आपको ऑटो मोड में ही आपका काम बन जाता है, ना स्पोर्ट्स डालना पड़ता है आपको, ना आपको लाइक ये देखो स्पोर्ट्स डालते सही और ना आपको ये पैडल शिफ्टर जो है वो डालना पड़ता है, मतलब यूज़ करना पड़ता है। तो सभी चीज़ें बहुत सॉर्टेडली जो है वो वर्क करती है, मज़ा आता है। ओवरऑल एक बढ़िया वाइब जो है वो यहाँ पर रहती है इस गाड़ी के अंदर हमेशा, जब भी आप इसको लेके चलते हो हाईवे वगैरह पे। और फिर उसके बाद में अगेन मैंने एसी का बताया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। JBL के यहाँ पर आपको स्पीकर्स मिलते हैं, नॉर्मल म्यूज़िक सिस्टम है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा बोलूँगा और ना बहुत ज़्यादा ख़राब बोलूँगा, डिसेंट म्यूज़िक सिस्टम है। अगर आप लोग एकदम नॉर्मल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो, थोड़ा बहुत बेस वगैरह है, उस हिसाब से जो है वो आपका काम बन जाएगा। बट एकदम आपको हाई लाउड बेस टोन ये सब चीज़ें चाहिए, फिर आपको शायद मॉडिफिकेशन जो है वो करवानी पड़ सकती है। बट ओवरऑल एक डिसेंट म्यूज़िक सिस्टम जो है वो ये JBL का इसके अंदर लगा हुआ है।
फिर उसके बाद में स्विचेस का मैंने आपको बता दिया, अर्गोनॉमिकली कोई इशू नहीं है गाड़ी के अंदर। हर एक चीज़ रीच में, हर एक चीज़ जो है उसके लिए आपको फिजिकल बटन यहाँ पर मिल जाते हैं, सब काम हो जाता है। वॉल्यूम जो है स्विच वो भी यहाँ पर आपके पास में है, तो आराम से वॉल्यूम कम ज़्यादा वगैरह करनी है वो भी बहुत ईजी रहती है। बट ये वाला वॉल्यूम स्विच इस तरफ होना चाहिए था। रीज़न बिंग क्या है कि अब यहाँ से मैं तो कर लेता हूँ यहीं से, बट अगर मेरे को मतलब लाइक यहाँ पर कोई बैठा है उसको वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है तो उसको हाथ यहाँ ले आना पड़ता है, वो यहाँ से कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये दो स्विच को जो है वो मतलब इधर उधर जो है वो कर सकते हैं। फिर ये एक हैंडल बार जो है वो बढ़िया है, मतलब ऐसे ऊपर चढ़ने उतरने में IRVM से बढ़िया भी आता है, ORVM से बढ़िया भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सनरूफ नहीं है, मेरे को चाहिए भी नहीं, इतना बड़ा ग्लास एरिया है, पहली गाड़ी गर्म होती है फिर उसके ऊपर सनरूफ का क्या ही करना है, तो नहीं चाहिए सनरूफ। मतलब नहीं दिया है तो कोई कंप्लेन भी नहीं है कि सनरूफ क्यों नहीं दिया है। ओके सॉरी यार। अब द थिंग इज़ कि वो सब इस तरीके से चल रही है बस कि मेरे को लेफ़्ट साइड से ही मोस्टली जो है वो ओवरटेक करना पड़ रहा है गाड़ियों को। बट द थिंग इज़ कि मैं इसलिए लेफ़्ट साइड में भी चल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मैं आपसे बात करते हुए चल रहा हूँ, अराउंड 100-120 की स्पीड पे चल रहा हूँ, किसी को फास्ट जाना है तो वो उधर से चले जाए, वो वाली लेन में ब्लॉक नहीं करना चाहता। स्टीयरिंग बढ़िया है, कंट्रोल अच्छा है, स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि 0 to 200 की स्पीड जो दे रखी है वो अगर आप लेके भी जाते हो वहाँ पर भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस फील होता है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पर गाड़ी जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो आप सोच रहे हो कि मतलब हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है वो गाड़ी की बहुत शानदार है, मतलब मज़ा आता है आपको इसको हाई स्पीड पे चलाने में। और 120 पे आप चल रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 120 पे पहुंच गए हो। RPM रहते हैं 1800 RPM पे 120 की स्पीड पे क्रूज़ करती है। फिर ये बीप होने लग जाती है, कई बार तो म्यूज़िक ज़्यादा लाउड रहता है तो ये बीप वीप जो है वो सुनाई नहीं देती, मतलब बीप बहुत साइलेंट है, बढ़िया है, मतलब सूदिंग वॉइस है, उससे ज़्यादा ऐसे इरीटेशन नहीं होती। कई बार बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे इरीटेट ही कर देती है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। ये जो स्क्रीन है ये काफ़ी छोटी है, इसको और बेटर इंप्रूव जो है वो किया जा सकता है। नो डाउट टच रिस्पॉन्स वगैरह बढ़िया है, बट स्टिल जो UI वगैरह वो काफ़ी बेसिक यहाँ पर फील होती है। वो बिल्कुल नहीं लगता है कि लाइक अभी 2026 में मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ओल्ड बैक डेज लाइक 2012-2014 में मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ, उस टाइप से ओल्ड स्कूल वाइब जो है वो आती है उसकी थीम को देख के। तो पुराने फ़ोन जो आते थे टच वाले, जो पुराने वाले फ़ोन जो होते थे वहाँ पर जिस हिसाब से वो रहती थी ना थीम, वैसे थीम यहाँ पर है, मज़ा नहीं आता। तो ये कंपनी को अपडेट करने की ज़रूरत है। दूसरा, ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह सही हैं, बट अगेन गाड़ी काफ़ी बड़ी है, जो ओवरऑल मतलब लाइक बल्क है गाड़ी के अंदर और वो सब चीज़ें, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आगे की तरफ पुश होती है गाड़ी। तो बेटर है कि आप लाइक पहले से प्री प्लान कर लो ब्रेक, और इमरजेंसी है तो फिर अगर आप दबाओगे तो टायर से स्क्रीमिंग नॉइज़ जो है वो आ जाती है, मतलब एकदम कि आपने ब्रेक लगाया है और जिस हिसाब से आवाज़ आती है, मैं भी आवाज़ निकालूंगा तो वो अलग साउंड करेगा, बट हाँ टायर की नॉइज़ जो है आप समझ सकते हो कि वो चीज़ आ जाती है। बट ओवरऑल टायर वगैरह जो है वो सही लगाए गए हैं कि बेटर जितना कंफर्ट हो सकता है करते हैं। राइड क्वालिटी हाईवे पे ठीक है, बट हाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट एंडुलेशंस वगैरह जो है वो फील होते हैं गाड़ी के अंदर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जैसी चलती है, कार वाली फील नहीं है, मतलब इसमें प्रॉपर लेडर फ्रेम SUV है ये, वो वाली फील इस गाड़ी के अंदर, जो रॉनेस है, जो रगडनेस है, इसको कि आप कहीं पे भी लेके चले जाओ। 1000 किलोमीटर जाना है दिन भर में, आप 1000 किलोमीटर का ट्रिप कर लियो। अभी सुबह से मैं इसको 600 किलोमीटर चला चुका हूँ, ठीक हो, और अभी मैं आराम से बात कर रहा हूँ। कंफर्टेबल है गाड़ी यार, मतलब लगता ही नहीं है इसके अंदर। और अभी भी अगर मेरे को कहीं 500-1000 किलोमीटर अभी और जाना है, तो अभी दिन के 3 बज रहे हैं, मैं अभी और रात में 10 बजे तक इसको जो है वो 500-600 किलोमीटर 700 किलोमीटर और चला सकता हूँ। तो 1000-1200 किलोमीटर अगर आप दिन भर में ट्रैवल करना चाहते हो ना, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप जो है वो इस गाड़ी के साथ में कर सकते हो। उस लेवल का कॉन्फिडेंस है, उस लेवल का कंफर्ट राइड क्वालिटी है। बट जब आप फैमिली के साथ जाते हो ना, तो आपको लगता है कि यार आपकी फैमिली उतनी कंफर्टेबल नहीं है। मोस्टली इस टाइप के हाईवे हैं तो ठीक है, थोड़े बहुत भी ख़राब रास्ते हैं, गाड़ी हिलती है, एंडुलेशंस वगैरह शो करती है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील होता है, टर्न करते हो बॉडी रोल फील होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो फैमिली के लिए उतनी ज़्यादा वो नहीं, मतलब एक बेस्ट नहीं रहती है कि हाँ यार मतलब एकदम बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही वो है। तो उसके लिए फिर आपको सस्पेंशन अपग्रेड जो है वो करवाने पड़ेंगे, जो कि थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। जहाँ पे आपको राइड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाए उस हिसाब से सस्पेंशन अपग्रेड करवाओगे, कॉस्ट बहुत लगेगी। फिर एक और चीज़ ये अच्छी लगती है मेरे को इसकी, कि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत बढ़िया मिल जाती है। मतलब अगर आज आपने गाड़ी खरीद ली 50-55 लाख रुपए की, 4-5 साल बाद में अगर आप बेचने जाओगे तो ये गाड़ी की प्राइस ऑलरेडी मार्केट में 65 लाख रुपए टच हो चुकी होगी। अब उस टाइम पे आप गाड़ी जो है वो बेचोगे तो ये आराम से 40-45 लाख रुपए के आसपास बिक जाएगी। आपने 50-55 में खरीदी है, मतलब 5-10 लाख रुपए में अगर आप 3-4 साल गाड़ी चला रहे हो इतनी बड़ी, क्या दिक्कत है। तो वैल्यू जो है वो अपनी पूरी रखती है फॉर्चूनर मार्केट में, और कोई होता नहीं है दिक्कत। मतलब अगर आप ऐसे चलाना चाहो, रखना चाहो, भले 10 साल भी आप रखोगे गाड़ी, 5 लाख 10 लाख किलोमीटर चला दो टाइम पे सर्विस करवा के, कुछ नहीं होना है, कोई खर्चा नहीं है दूसरा।
इस गाड़ी का एक ही मतलब लाइक वो हो सकता है कि हाँ अगर आप इतना चल रहे हो ना, 80 लीटर का फ्यूल टैंक, 80-85 लीटर डीजल उसमें आता है, वो आपको भरवाते रहना पड़ेगा। हर 800-900 किलोमीटर में आप जो है वो मोटा मोटा आपको डीजल डलवाना पड़ेगा। मतलब इसका एवरेज 10-11 के आसपास, 12 के आसपास जो है वो आपको मिलने वाला है। हाँ, अब लोग बोलेंगे नीचे कमेंट करके मैंने 16 का निकाला है, मैंने 18 का निकाला। और निकालने में तो यार आप कितना भी निकाल सकते हो ना, मेरे को कोई निकाल के नहीं चलाना है। मेरा ऐसा ही कि हाँ गाड़ी मैंने खरीद ली, अब मेरे को गाड़ी का टैंक फुल रखना है। ख़त्म होएगा, इधर दिखाएगा कि यार साइन आया है या लग रहा है मेरे को कि 100 की रेंज बची है, 200 की रेंज बची है, मैंने फिर से वापस से फुल करवा दिया। तो अब क्या कर लोगे? 10-11 का माइलेज है, 11 की जगह 12 कर दे देगी, 1 किलोमीटर पर लीटर का ऊपर नीचे करके कितना ही चला लोगे? क्या मतलब ऐसा कुछ वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिटी में शायद हो सकता है कि मोस्टली आपकी सिटी में ही चल गई तो शायद 9-10 के आसपास माइलेज देते, कोई बड़ा भारी डिफरेंस नहीं है। ऑन एन एवरेज लेके चलो कि 10 से 12 का जो है वो आपका माइलेज निकल जाएगा सिटी हाईवे मिक्स कंडीशन में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो ही फ्यूल एफिशिएंसी बहुत सालों से फॉर्च्यूनर दे रही है और उतनी फ्यूल एफिशिएंसी आज भी है। और इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी के हिसाब से अगर इतना मतलब लाइक फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है ना, बहुत सही है। क्या सही फील होता है ना, मैं जैसे बीच बीच में इसलिए चुप हो रहा हूँ कि आप फील भी लेते रहो साथ में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि लाइक आपकी नॉर्मल कोई 1500 सीसी की गाड़ी ले लेते हैं, अपन क्रेटा ले लेते हैं, वो आपको डीजल में देती है 16-17 का माइलेज। ओके, सेल्टोस 16-17 का माइलेज देती है डीजल में, 1500 सीसी इंजन है। अगर अपन डबल करते हैं 3000 सीसी का इंजन उस हिसाब से, तो माइलेज कितना हो जाना चाहिए? आधा। तो अगर आप 16 का भी आधा करते हो तो 8 का माइलेज हो जाता है। तो यहाँ पर 2800 सीसी इंजन है, 10-11 का अगर माइलेज दे रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया 500 Nm का टॉर्क, 200 PS की पावर, बढ़िया पावर टॉर्क वगैरह सब चीज़ें बढ़िया मिलती है, मज़ा आता है आपको ओवरऑल। इसको रेस देने में सब मज़ा आता है ना, मतलब जैसे कि बस आप एक्सेलरेट करते जाओ, इसको छोड़ो मत इसका एक्सेलरेटर, वो वाली फील है इस गाड़ी के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, ये ट्रिपल डिजिट पे जितनी स्टेबल फील होती है, बहुत कम एसयूवीज़ हैं जो इतनी अच्छी स्टेबल जो है वो प्लांटेड फील होती है। चलाने में देखो गाड़ी तो आसान है, बट ये है कि आपको जजमेंट होना चाहिए कि हाँ मतलब ओवरऑल किस तरीके से गाड़ी को चला रहे हो, कहाँ पार्क करनी है, कहीं से निकालनी है, वो जजमेंट आपको होना बहुत ज़रूरी है। वेल फायर। एक तो ये 120 की स्पीड क्रॉस इतनी जल्दी कर देती है कि आप मतलब परेशान हो जाते हो बार बार कि धीरे चलाऊँ कैसे इसको। थोड़ी सी भी देर नहीं होती और एसी एकदम बढ़िया, केबिन इतना बड़ा केबिन है उसको भी चिल्ड कर देता है। रात में मैंने आपको जो माइलेज टेस्ट करा था ना, उसमें आपको बता दिया है कि रात में ओवरऑल लाइट्स वगैरह कैसी है। शॉर्ट में बताते हैं, देखो लो बीम नॉर्मल है, हाई बीम अगर आप करते हो तो वो बढ़िया जो है वो थ्रो देती है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब बढ़िया विजिबिलिटी जो है वो मिल जाती है। बट हाई बीम पे चलानी ही नहीं है, तो लो बीम आपके हाँ ठीक है 50-100 की तो लो बीम ठीक है आपका, मतलब एक आराम आपसे आप 100-120 के आसपास जो है वो क्रूज कर लोगे अगर रोड अच्छे हैं तो। अदरवाइज फिर आप धीरे चलोगे 80-90 के आसपास। लाइट का कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, काम हो जाता है। सस्पेंशन की बात करें, देखो सस्पेंशन सॉफ्टर साइड ही है, बट वही है कि लेडर फ्रेम में तो अंडुलेशंस वगैरह जो है वो फील होते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कर सकते, अदरवाइज बॉडी रोल इतना बढ़ जाएगा कि वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो ऑलरेडी अभी भी जो है वो थोड़ा बहुत तो ऐसे झूल झूल के ही चलती है। तो सस्पेंशन और जो इसका ये है क्या बोलते हैं व्हील्स, जो टायर यूज़ करें वो सही है, बट एकदम बहुत स्मूथ राइड क्वालिटी देने के लिए जो है वो और बेटर सस्पेंशन जो है वो अपग्रेड करने पड़ेंगे। ओवरऑल लॉन्ग ड्राइव के लिए अच्छी है, कंफर्टेबल है, वो मैंने आपको बता दिया है। रोड अच्छी होनी चाहिए, बस शर्तें यही हैं। अगर रोड ख़राब है तो फिर पीछे जो साथ में पैसेंजर बैठे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि यार रोड ख़राब है, गाड़ी बहुत हिल रही है, थोड़ी धीरे चलाए, जो भी है XYZ, वो आपको कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं। सो यही सभी चीज़ें हैं। और ओवरऑल रात का एक्सपीरियंस मैंने आपको उसमें बता दिया था, कंफर्ट बता दिया, गाड़ी के बारे में सब चीज़ें आपको पता ही है। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। यार अभी मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर आप रुक सकते हो तो वेट कर लो नई फॉर्च्यूनर के आने का।
ये ऑलरेडी बहुत हज़ारों लाखों लोगों के पास में हो गई है, और अब टाइम आ गया है कि हाँ अब अपग्रेड आ जाना चाहिए। और रूमर्स भी है कि हाँ पहले हाइलक्स नहीं आएगी, फिर उसके बाद में फॉर्च्यूनर आ जाएगी। तो मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि टोयोटा हाइलक्स और फॉर्च्यूनर दोनों को साथ में लॉन्च कर दे। तो अगर रुक सकते हो 5-6 महीने वेट कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो ले लो। ले भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नुकसान तो दोनों में केस में होगा नहीं। बट हाँ बस ये हो जाएगा कि यार गाड़ी पुरानी हो गई, वो नई गाड़ी आ गई। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लो, अगर कर सकते हो तो फिर नहीं ले लेना। बाकी मेरे पास में कुछ कंफर्मेशन ऐसा आता है कहीं से भी कुछ कि पर्टिकुलर कोई टाइमलाइन वगैरह आती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, इंस्टा पे स्टोरी वगैरह डाल दूँ, ताकि आपको सारे अपडेट्स जो है वो रेगुलर मिलते रहे। आप लोग नहीं कनेक्ट हो तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट, प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ।